हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक पांडे और आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे चैप्टर वो है थर्मोडायनेमिक्स। क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स को हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। पहला क्लासिकल फिजिक्स, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स और तीसरा मॉडर्न फिजिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। पहला थर्मो, दूसरा डायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो पर्टिकुलर इस चैप्टर में हम जो स्टडी करने वाले हैं हीट के मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि हीट का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली मोशन ऑफ हीट। ओके, टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम जब पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स को हमें जानना ज़रूरी होता है और उनके साथ ही डील करना होता है। पहला है सिस्टम। सिस्टम क्या है? असेंबली ऑफ एन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स का एनसेंबल करके जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, जिसका हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सिस्टम बोलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़कर जो उसका आउटसाइड का चीज़ है, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज सराउंडिंग। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे यदि ये मेरा कुछ एक सिस्टम है, सिस्टम, तो आउटसाइड दिस ये सारा कुछ ये मेरा सराउंडिंग होगा और ये मेरा सिस्टम, ये मेरा सिस्टम होगा, ये सराउंडिंग होगा। तीसरा स्टेट। स्टेट मतलब कि सिस्टम किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, सिस्टम में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। टेम्परेचर मेनली जो होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, इन 3 चीज़ों का स्टडी करते हैं हम सिस्टम में। जब भी सिस्टम के बारे में हम जब कुछ स्टडी करते हैं तो मेनली टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, इसका जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है, ये इसका बेसिक पैरामीटर्स है, इसके ऊपर ही डिफाइन कर पाएंगे हम। इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब कि वो किसका फंक्शन होता है। यदि हम कुछ बोले कि सिस्टम किसका फंक्शन, तो मेनली सिस्टम आपका P, V एंड T, इन 3 चीज़ों का ही फंक्शन होता है। इसको ही आप फंक्शन ऑफ T, V एंड P मेनली आपका क्या है, ये आपका सिस्टम है। ठीक है, फिर आगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम भी 2-3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है सिस्टम? 3 प्रकार के क्या होते हैं सिस्टम होते हैं। पहला ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जैसे ये हमारा ओपन सिस्टम है, यहाँ पे आप इसमें आप कुछ मास ऐड भी कर पाएंगे, इससे मास कुछ निकाल भी पाएंगे। और ये नॉन कंडक्टिंग है, आई मीन कंडक्टिंग, ये आप इसका बाउंड्री है सिस्टम का, तो ये हीट बाहर भी आ पाएगा, अंदर से बाहर से अंदर भी आ पाएगा और अंदर से बाहर भी जा पाएगा। मतलब ये हीट भी एक्सचेंज कर पाएगा और मास भी एक्सचेंज कर पाएगा। तो ओपन सिस्टम इज ए सिस्टम कैन एक्सचेंज हीट एज वेल एज मास विद द सराउंडिंग। और किसके साथ वो एक्सचेंज करता है? सिस्टम सराउंडिंग के साथ। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमारा क्या होगा? यूनिवर्स। ओके। दूसरा क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब यदि हम एक सिस्टम लें, ऐसे ही एक कुछ कंटेनर लें जिसके ऊपर एक पिस्टन लगा दें, बट जो बाउंड्री है सिस्टम का वो कंडक्टिंग होगा। कंडक्टिंग हुआ तो यदि पिस्टन लगा हुआ है तो हम मास इससे कुछ बाहर तो नहीं निकाल पाएंगे और ना ही इसमें कुछ डाल पाएंगे, तो मास हम ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका जो बाउंड्री है वो तो कंडक्टिंग है, तो हीट बाहर से अंदर आ पाएगा और अंदर से बाहर भी जा पाएगा। तो क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम कैन एक्सचेंज मास बट नॉट हीट, तो ये आपका क्लोज सिस्टम में आएगा। तीसरा एक और सिस्टम है जिसको हम जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? नाइदर हीट नॉर मास एक्सचेंज। आपका एक ये जो सिस्टम होता है ना, इसका ये जो वॉल्स है, बाउंड्रीज है, वो ये जो नॉन कंडक्टिंग हो जाता है, तो आप हीट को बाहर से अंदर नहीं आने देता और अंदर से बाहर को में भी नहीं जाने देता। और क्लोज रहता है तो मास भी ऐड नहीं हो सकता और मास निकल भी नहीं सकता। तो ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम इसको बोलते हैं। इसको एडियाबैटिक सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा आइसोलेटेड बाउंड्री, ये आपको हीट अंदर नहीं जाने देगा और अंदर से बाहर नहीं जाने देगा, मास भी ऐड नहीं हो सकता, डज नॉट अलाउ टू पास हीट। ओके। हीट, देखिए हीट क्या है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल हीट, हम मैकेनिकल वर्क से हीट प्रोड्यूस करते हैं और हीट कन्वर्ट हो जाता है हमारा वर्क में। तो हम मेनली क्या बोलते हैं? हीट इज़ अ एनर्जी एंड एनर्जी इज अ हीट, रिवर्सिबल है दोनों। तो क्या करते हैं? रिलेशन बिटवीन हीट एंड एनर्जी। एनर्जी और हीट में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन है? W=H, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए इक्वल टू J लाएंगे। J इज नथिंग बट द
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो W इक्वल टू जे एच। अब इफ H इक्वल टू 1 देन W इक्वल टू J एंड J इज नथिंग बट द J इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको J को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोला जाता है। तो वर्क इज इक्वल टू मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट टू प्रोड्यूस यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट। यूनिट क्वांटिटी ऑफ हीट को प्रोड्यूस करने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है हमको, वही होता है मेरा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, अब देखिए पहला जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पहला जो लॉ पढ़ने वाला है, जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आया, लेकिन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ तो हम लोगों ने बता दिया। तो अब थर्ड लॉ को क्या किया जाए। थर्ड लॉ अब जब जीरोथ लॉ इन दोनों के बाद आया तो क्या किया गया कि इसको थर्ड लॉ नहीं दे करके इन दोनों से पहले इसको आना चाहिए था, लेकिन इसका डिस्कवरी बाद में हुआ, तो इसको फर्स्ट से भी पहले जीरोथ लॉ बोल के रख दिया गया। इसका बेसिक स्टेटमेंट क्या है, इफ़ टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड बॉडी देन दे विल ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। देखिए जैसे मैं आपको रुकिए एक मिनट समझाता हूँ। ये देखिए, जैसे बेसिक पैरामीटर्स क्या है सिस्टम के लिए हमारा, पी वी टी एम एन। एक है आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोलर मास, आई मीन मास, एंड ये आपका नंबर्स ऑफ मोल्स। इन सारों का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो यदि हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, उसमें हमारा ये सारा क्वांटिटी है, तो यदि हीट अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता, मेरा सिस्टम यदि आइसोलेटेड है, तो इन सारों जो भी चीज़ है इसके अंदर वो सारा मेरा कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द प्रोसेस। तो मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है। यदि मैं इसमें बात करूं जीरोथ लॉ के स्टेटमेंट के लिए, जैसे ये आपका ए जो बॉडी है, ए नॉन कंडक्टिंग है, ए बॉडी क्या है आपका कंडक्टिंग है, ए कंडक्टिंग बॉडी है, और ए कंडक्टिंग बाउंड्री है और ए नॉन कंडक्टिंग है। तो ए और बी तो आपस में कुछ एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है, इसका टी ए इसका टी बी। बट हम क्या देख रहे हैं, ए सी के साथ एक्सचेंज कर पाएगा और ए सी के साथ में इक्विलिब्रियम पे है, और बी सी के साथ में, देख पा रहे हैं यहाँ पे, बी सी के साथ में है इक्विलिब्रियम पे। तो हम जब a इक्वल टू बी, a इक्वल टू सी और b इक्वल टू सी, दैट्स मीन a इक्वल टू b, इजंट इट। देखिए देखिए अच्छे से, टी ए इक्वल टू टी सी एंड टी बी इक्वल टू टी सी, देन टी ए इक्वल टू टी बी, थर्मल इक्विलिब्रियम। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे मेरा क्लास इक्विलिब्रियम, ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ओके, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैकेनिकल जब नेट फोर्स जीरो हो, जब नेट फोर्स जीरो होगा तो उसको हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। हम यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाए, मतलब अब रिएक्शन फर्दर नहीं होगा, तो वहाँ पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। यहाँ पे हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें, मतलब टेम्परेचर, थर्मल मतलब टेम्परेचर दोनों का इक्वल होना चाहिए। तो आपका ये नथिंग बट टी ए इक्वल टू टी बी, थर्मल इक्विलिब्रियम। स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ यही था। नोट क्या है इसमें एक छोटा सा, इफ़ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर दो द थर्मल इक्विलिब्रियम कैन अचीव इफ देयर टी भी पी कॉन्स्टेंट। मतलब आपका ये हुआ कि यदि आपका दो बॉडी है, दो बॉडी है, टी ए एंड टी बी, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे है, इसके बावजूद भी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पे हो सकते हैं यदि इसका सारा पैरामीटर P1, V1 एंड T1 और इसका P2, V2 एंड T2 कांस्टेंट रहे। यदि हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोल दें, नॉन कंडक्टिंग इसको बाउंड्रीज दे दे एक, जिसकी वजह से अपना कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। यदि ए नॉन कंडक्टिंग रहेगा, एडियाबेटिक बाउंड्री हम इसको दे दें, तो
तो भी ये मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा। ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। एनसीईआरटी का आप जब थर्मोडायनेमिक्स में बुक खोलेंगे तो उसमें एक ये वाला चीज़ बताया गया है एनसीईआरटी में। एट डिफरेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है थर्मोडायनेमिक्स का, इंटरनल एनर्जी। इसको कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है? देखिए, हम जब बेसिकली हम जो बात करते हैं क्लासिकल एनर्जी, क्लासिकल फिजिक्स में, तो हम दो टाइप्स की एनर्जी को पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सिस्टम को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एक इंटरनल एनर्जी आती है, एक टर्म आता है इंटरनल एनर्जी। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी और मॉलिक्यूलर लेवल एनर्जी। मॉलिक्यूल्स का एनर्जी, मॉलिक्यूलर लेवल, बहुत छोटे लेवल पे हम जो एनर्जी को एक और पाते हैं, वो है मेरा इंटरनल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। इसका जब सिस्टम रेस्ट पे होगा आपका, अब समझो, जब इसके ऊपर हम और क्वेश्चन करेंगे या फर्स्ट लॉ जब हम डिफाइन करेंगे, जब फर्स्ट लॉ बताएंगे, तो वहाँ पे आपका एक एक्सप्रेशन आएगा, मैं आपको लिख देता हूँ। वो एक्सप्रेशन क्या आएगा? देखिए, जब हम फर्स्ट लॉ करेंगे तो वहाँ पे एक एक्सप्रेशन आएगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ओके, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये आपका आएगा। तो यहाँ पे हम डी यू को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आप अभी समझिए, यदि आपका सिस्टम रेस्ट पे होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि v आपका जीरो होगा एंड के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, सो के ई इक्वल टू जीरो। और यदि आपका इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यदि ऐसा जगह पे रखो आप अपने सिस्टम को जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट द mgh। ओके, तो आपका g इक्वल टू जीरो, तो p इक्वल टू जीरो, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। इस सिचुएशन में आपका जो टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी हुआ करता था, तो आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गया, तो आपका क्या बचा? सिर्फ इंटरनल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। बेसिकली ये जो होता है ना आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। ओके, बेसिकली ये जो कंडीशन हमको मिलती है फॉर आइडियल गैस के लिए मिलता है, वाला कंडीशन हमको, ठीक है। अब एक और बहुत फंडामेंटल टर्म्स है, क्या है टर्म? वो डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप जब स्टडी कर रहे होंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उस समय आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को और अच्छे से समझ पाए होंगे। और यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का बहुत बड़ा एक रोल होता है। आप जब स्पेसिफिक हीट्स को कैलकुलेट करते हैं या फिर थ्रू आउट द एनी प्रोसेसेस, किसी भी आप प्रोसेस में वर्क डन निकालें, तो वहाँ पे आपको इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ इनडायरेक्टली आता है। तो आप इसको पहले समझो, क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। एक ऐसा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो आपका सिस्टम का पोजीशन और उसका कॉन्फ़िगरेशन कि वो क्या है क्या नहीं है, इस सारा को आराम से डिस्क्राइब कर पाए पूरा, वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और बेसिकली इससे लोग कम समझ पाते हैं। ये एक दूसरा डेफिनेशन ये है कि इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए जब हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें जितने इंडिपेंडेंट टर्म्स आएंगे उन सबका जो नंबर होगा, लाइक 4 टर्म्स आते हैं तो 1 2 3 4, तो ये जो आपका 4 नंबर आएगा ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। यदि 5 टर्म आते तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। तो आप समझो, इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसमें जो जितने भी इंडिपेंडेंट टर्म्स आएंगे हमारा, वो आपका क्या होगा वहाँ पे, वो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला क्या है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू F इक्वल टू 3n माइनस R, वेयर R इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सिस्टम। आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम में कितने आप नंबर पार्टिकल का कितना नंबर है,
कितने नंबर्स लिए हैं आपने पार्टिकल्स का, और आर क्या है, इंडिपेंडेंट रिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में कितने रिलेशन है। मतलब कि आप समझो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप दो पार्टिकल ले रहे हो, आप एक पार्टिकल ए ले रहे हो, तो अभी इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका यहाँ पे आर क्या आ जाएगा, 0। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ ऐसे, तो इन दोनों का पार्टिकल के बीच में कितना एक बॉन्ड हो गया ना, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा आपका आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये इंडिपेंडेंट रिलेशन ये चीज़ है। यदि मैं आपका 3 पार्टिकल ले लूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ पाऊंगा, इसको जोड़ पाऊंगा, इसको जोड़ पाऊंगा, तो कितने रिलेशन हो गए, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे आर इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ऐसे। तो आर इज द इंडिपेंडेंट रिलेशन ऑफ पार्टिकल्स। ओके, एफ इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अभी जानते ही हो, अब इसको हम और समझेंगे। देखिए, मोनो एटमिक गैस के लिए, फॉर मोनो एटमिक गैसेस, मोनो एटमिक गैस के लिए, मोनो एटमिक में एक ही एटम है, मोनो एटमिक गैस में। तो मोनो एटमिक गैस के लिए हमारा जो 3D सिस्टम है, एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारा, तो पार्टिकल इधर एक्स एक्सिस में मूव करेगा, इधर वाई एक्सिस में मूव करेगा, या फिर जेड एक्सिस में मूव करेगा। किसी एक ही एक्सिस में वो मूव कर पाएगा। तो आपका इस केस में क्या होगा, देखो, या तो पार्टिकल आपका इधर मूव करेगा इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप पहले समझो, हम जो पहला इसका जो टोटल एनर्जी होगा वो इंटरनल एनर्जी होना चाहिए फॉर एन आइडियल गैस। मैंने भी पिछले स्लाइड में आपको बताया था। तो देखो, E इक्वल टू यू, और यू क्या होता है, चेंज काइनेटिक एनर्जी हुआ ना, उसका एक्सप्रेशन हमको लिखना है इंटरनल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का टर्म में। तो इधर एक्स एक्सिस के अलोंग उसका वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, Vx, वाई एक्सिस के अलोंग सपोज अब समझो, देखो एक्स वाई एंड जेड, यदि वेलोसिटी कुछ ऐसे जा रहा है, तो इसको रिजोल्व करेंगे वेलोसिटी को अलोंग एक्स एक्सिस Vx, along y axis Vy and along z axis Vz। तो तीनों एक्सिस के अबाउट अलग अलग काइनेटिक एनर्जी मिलेंगे, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म्स का नंबर कितना है, 1 2 एंड 3 टर्म्स। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन कितना हुआ, 3। तो आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, F इक्वल टू 3। ठीक है, F इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका F इक्वल टू 3। और यदि आप फॉर्मूला से निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए, F इक्वल टू 3n माइनस आर, n इक्वल टू 1, मोनो एटमिक गैस, तो एक एटम है सिर्फ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हुआ यहाँ पे, n इक्वल टू 1 हो गया। और इसका अपने साथ क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं, मतलब नंबर एक ही नंबर है, तो आर कितना होगा इसका, कुछ तो इंडिपेंडेंट रिलेशन होना चाहिए ना। तो इसका खुद के साथ तो कुछ और रिलेशन है नहीं, तो आर यहाँ पे आपका क्या होगा, बेसिकली 0। आप इन दोनों का वैल्यू पुट करो इसमें, F इक्वल टू 3n माइनस आर में, n इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0, सो F इक्वल टू 3। आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, F इक्वल टू 3 आपका आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरा, फॉर डायटोमिक गैसेस, देखिए डायटोमिक गैस के लिए आपका मॉलिक्यूल ऐसे आपका ओरिएंटेड है। तो आपका मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में, पहले तो इसका जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। फॉर डायटोमिक गैस में आपका एक्स एक्सिस के अबाउट आपका मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट एंड वाई एक्सिस के अबाउट, तीनों एक्सिस के अबाउट। अब आपका जो मॉलिक्यूल था वो ऐसे ओरिएंटेड था, है ना। सपोज करो आप एक्स एक्सिस के अबाउट ओरिएंटेड था वो, है ना। आपका ये वाई एक्सिस है ना, ये आपका जेड एक्सिस। ओके, यदि एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करते हो इस डायरेक्शन में, तो मॉलिक्यूल्स में कुछ चेंज आने वाला है, कुछ भी नहीं, उनका ओरिएंटेशन जैसा था वैसा ही रहेगा, तो इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। बट आप यदि इसको वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे करके रोटेट कर दो, तो इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। यदि आप इसको जेड एक्सिस के अबाउट इसको मूव करा दो, ऐसे करके करा दो इसको मूव,
तो भी इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसका काइनेटिक एनर्जी का हम जब एक्सप्रेशन लिखते हैं ½ mvx², बिकॉज हमारा तो मोनो एटॉमिक में मेरा जो ये डायटोमिक गैस है ये पूरा एक साथ में इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा ना, ऐसे मूव कर पाएगा इधर में, ऐसे मूव कर पाएगा इधर में, ऐसे, और ऐसे मूव कर पाएगा इधर में, ऐसे मूव कर पाएगा उधर में। अब साथ साथ क्या होगा, एक घूम भी तो सकता है, ऐसे करके एक घूम भी तो सकता है, इस वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे करके गोल करके घूम भी तो सकता है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पे एक्स तो आपका 0 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो कुछ अंतर नहीं आने वाला, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का टर्म्स हमारा एक और ऐड होगा, ½ IY/Ωy² और ½IZ/Ωz²। y इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ से इंडिपेंडेंट टर्म्स कितने आपके मिले, 1 2 3 4 5। तो आपका यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 5। अब आप समझो इफ फॉर्मूला से कैसे आप निकालोगे, F = 3n-r। देखो अब आपका डायटोमिक गैस के में n कितना हो जाएगा, 2। रिलेशन कितना है इन दोनों के बीच में, एक ही बॉन्ड है। ये दोनों एक दूसरे को कैसे रिलेट कर पाएंगे, सिर्फ एक बॉन्ड से, मतलब सिर्फ एक है। तो r = 1, आप इसको पुट करो, इसमें आपका निकल के आएगा F = 5। अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे कि आपका ये जो डायटोमिक गैस है ये आपका सपोज करो ऐसे रिजिड है, या मतलब कि ये दोनों कॉम्प्रेस भी हो पाएंगे। जैसे यदि हम इस स्प्रिंग की एक बेसिक बात करें तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम इसको नॉर्मली रिजिड लेके चल रहे हैं, ऐसे रिजिड लेके चल रहे हैं। इन दोनों का बीच में जो लेंथ है, इन दोनों का बॉन्डिंग लेंथ जो है, इसको रिजिड ले रहे हैं, इसको कॉम्प्रेसिव नहीं ले रहे हैं कि ये कॉम्प्रेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उस केस की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इसको रिजिड लेके चलेंगे। तो इस केस में F = हमारा क्या आएगा, 5 आ रहा है। ठीक है, लास्ट मेरा एक और टॉपिक है, ये रहा ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस बोल लो या आप पॉलीएटॉमिक गैस के लिए भी निकाल पाओगे। ठीक है, ट्राइएटॉमिक गैस में क्या होगा, मेरा सपोज करो आपका एटम ऐसा सिचुएटेड है। ठीक है, आपका एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, जेड एक्सिस हुआ। तो वैसे ही n = 3, नंबर ऑफ पार्टिकल 3 है आपका, r = आपका 3 हो जाएगा, जैसे है ना, जैसे ये देखो r = a आपका ऐसे करके रिलेट हो जाएगा इससे, a आपका इससे ऐसे रिलेट हो जाएगा, a आपका इससे ऐसे रिलेट हो जाएगा। तो r = यहाँ पे आपका आएगा 3। ओके, r = 3। तो आप इसको पुट करो इसमें, 3 3 9 -3 है ना, 6। ये आपका 6 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक भी। आपका यदि मोर देन 3 एटम्स कंसिस्ट करता है आपका जो सिंपल है गैस का, तो पॉलीएटॉमिक के केस में भी आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आएगा वो F = 6 ही आएगा। ओके, सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे, या कोई टॉपिक यदि मिस रह गया तो उसको भी बताओ, मैं उसको भी कवर करूँगा। और आगे किस चैप्टर के बारे में मैं लेक्चर बनाऊँ वो मुझे एक सजेस्ट करो, अपना फीडबैक दो मुझे, और लाइक एंड शेयर करो। ओके, थैंक यू।